स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कि रिस्क असेसमेंट को जो है आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए जो है हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के थ्रू जो है आपको ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अगर आप इस एग्जांपल को अच्छे से अगर समझ लेते हो तो आप किसी भी एक्टिविटी का जो है रिस्क असेसमेंट निकाल सकोगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो है hscstudyguide.com की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, जो हमने खास सेफ्टी पर्सन्स के लिए जो है बनाई है। तो अभी जो है हमने दूसरी वेबसाइट भी जो है वो बनाई है, उसका नाम है inspiremindjourney.com। तो इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको भी जो है चेकआउट कर सकते हो। अब इस वेबसाइट में जो है आपको गोल आप कैसे सेट कर सकते हो उसके बारे में कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। मोटिवेशंस के रिलेटेड जो है आपको कई सारे जो है आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है कई सारे आर्टिकल देखने को मिलते हैं। सक्सेस स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो है करियर को आप कैसे डेवलप कर सकते हो उसके बारे में जो है कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। प्रोडक्टिविटी टिप्स के बारे में है और वेब स्टोरीज भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस वेबसाइट को भी जो है चेक कर सकते हो और आपकी जो माइंड जर्नी है उसको भी जो है और भी इंस्पायर जो है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो रिस्क असेसमेंट हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में। तो रिस्क असेसमेंट जो है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है। अब ये सिस्टमैटिक प्रोसेस यानी कि क्या, तो देखिए कि जब भी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है या फिर कोई प्रोसेस है या फिर कोई सिचुएशंस है, तो उस एक्टिविटी में जो है या फिर उस प्रोसेस में या फिर उस सिचुएशंस में जो है कौन से ऐसे पोटेंशियल हजार्ड्स है या फिर उसके एसोसिएटेड में जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना और उसको इवैल्यूएट करना। तो इसकी जो है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, उसी को ही जो है रिस्क असेसमेंट कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर रिस्क असेसमेंट के बारे में पता चल ही गया होगा कि रिस्क असेसमेंट यानी कि क्या होता है। रिस्क असेसमेंट यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो भी हजार्ड या फिर रिस्क इन्वॉल्व होती है तो उसको आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और इवैल्यूएट करना, इसी को ही जो है रिस्क असेसमेंट कहा जाता है। अब इसका जो है मेन एम क्या है? मेन एम इसका ये है कि जो हमने यहाँ पर रिस्क देखी है पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो उस रिस्क का जो है होने का चांस कितना है, उसका लाइक्लीहुड क्या है और उसका होने का जो है सेवरिटी क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या हो सकते हैं, वो डिटरमाइन करने का जो है मेन इसका जो है एम है। साथ ही साथ जो है इसके थ्रू जो है हम एप्रोप्राइट जो है मेजर्स भी जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि जो है ये जो रिस्क हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई की है उसको हम जो है कंट्रोल कर सके या फिर जो है उसको मिटिगेट कर सके। अब रिस्क असेसमेंट जो है ये काफ़ी क्रूशियल्स होता है कई सारी फील्ड में, जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो या फिर जो है ऑयल एंड गैस कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स हो तो आपको जो है रिस्क असेसमेंट जो है वो करना ही होता है। जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में जो है इस फील्ड में जो है रिस्क असेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में और हेल्थ केयर में भी जो है ये हमें काफ़ी मदद साबित और हेल्थ केयर में भी जो है ये हमें काफ़ी मदद जो है वो करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो रिस्क असेसमेंट है इसको अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कौन से ऐसे स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। तो रिस्क असेसमेंट को कैलकुलेट करने से पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई हजार्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। अब आपने कोई एक्टिविटी जो है कंसिडर कर ली, एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम वर्क एट हाइट की जो एक्टिविटी है उसको कंसिडर करते हैं। तो इस वर्क एट हाइट की एक्टिविटी में जो है क्या पोटेंशियल हजार्ड्स हो सकते हैं, तो उसको जो है हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। अब ये जो है इस हजार्ड को जो है आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इसको जो है आप ऑब्जर्व करके जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो, इंस्पेक्शंस के थ्रू जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर जो है रिलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन है उसको रिव्यू करके भी जो है आप इस हजार्ड्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो है ये आपका पहला स्टेप यहाँ पर हो जाता है। सेकंड जो स्टेप है वो है असेस रिस्क। अब ये आपने जो है जो एक्टिविटी है उसमें जो है क्या हजार्ड इन्वॉल्व है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब वो जो हजार्ड है
अब वो जो हजार्ड है उसमें जो है, जो हमने आइडेंटिफाई किया हजार्ड है, तो हर एक जो हजार्ड है उसमें जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो हमें देखना होता है। तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि उसका लाइक्लीहुड क्या है, यानी कि उसका होने का, उस हजार्ड का जो है होने का जो है चांस क्या है, साथ ही साथ उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, यानी कि उसके जो है परिणाम क्या हो सकते हैं, उसकी जो है सेवरिटी क्या है, वो भी जो है हमें यहाँ पर देखना होता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमें जो है रिस्क मिलता है, तो हम यहाँ पर जो है रिस्क को जो है असेस करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब जब हम रिस्क को असेस करते हैं तो हमें जो है रिस्क का लेवल यहाँ पर जो है डिटरमाइन करना होता है। अब रिस्क का लेवल यानी कि क्या, अब जैसे कि ये हमने एग्जांपल लिया है वर्क एट हाइट एक्टिविटी का, बराबर। तो वर्क एट हाइट में अगर फॉलिंग हजार्ड है, यानी कि पर्सन जो है वो फॉल हो सकता है, तो ये जो है ये हजार्ड हो गया। तो इस हजार्ड में जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है, तो पर्सन जो है नीचे गिर सकता है, उसके जो है चांसेस कितने हैं, यानी कि जो है उसका लाइक्लीहुड क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। साथ ही साथ इसका होने का जो है चांस कितना है, तो अगर ज़्यादा अगर हाइट रहेगी तो इसका जो है होने का जो चांस है वो ज़्यादा होता है। अब अगर पर्सन अगर ऊंचाई से अगर गिरता है तो उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, यानी कि उसके जो है परिणाम क्या हो सकते हैं, उसकी सेवरिटी क्या हो सकती है, वो भी हमें देखना होता है। अगर ज़्यादा हाइट रहेगी, वो अगर नीचे गिरेगा तो पर्सन को जो है सेवर इंजुरी हो सकती है, सेवर इंजुरी हो सकती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है इंजुरी हो सकती है। परमानेंट जो है उसको डिसेबिलिटी भी जो है वो हो सकती है, या फिर जो है डेथ भी हो सकती है अगर ज़्यादा हाइट से अगर वो नीचे गिरता है। तो हमने क्या किया है यहाँ पर कि रिस्क को जो है यहाँ पर एसेस किया है। अब ये रिस्क को जब हम एसेस करते हैं तो इसका जो है रिस्क लेवल भी हमें निकालना होता है। रिस्क लेवल हम कैसे निकालते हैं, सेवरिटी और उसका जो है चांस यानी कि लाइक्लीहुड क्या है उससे। तो रिस्क लेवल में जो है हम देखते हैं कि इसकी जो है सेवरिटी लो है क्या, मीडियम है क्या, या फिर जो है हाई है क्या। तो ये जो है इसका रिस्क लेवल है वो हम निकालते हैं। अब इसको जो है हम एक्सप्लेन करेंगे आगे में एग्जांपल के थ्रू, तो आपको जो है समझ में आ ही जाएगा। तो ये जो रिस्क लेवल है जो हम यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें कंसिडर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि केमिकल है, तो केमिकल का जो है एक्सपोजर जो है होने का जो है फ्रीक्वेंसी क्या है उसको हमें कंसीडर करना होगा। पोटेंशियल हार्म यानी कि जो है हमें कितना जो है उससे जो है नुकसान हो सकता है वो हमें देखना होगा, या इसके साथ साथ जो है एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स क्या है वो भी हमें देखना होगा। तो ये जो कुछ फैक्टर्स है इसको कंसीडर करके ही जो हमें लेवल ऑफ रिस्क जो है वो डिटरमाइन करना होता है, यानी कि वो जो रिस्क लेवल है वो लो है, मीडियम है या फिर हाई है वो हमें देखना होता है। तो ये हो गई सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो वो है कंट्रोल मेजर्स। अब हमने क्या किया, हजार्ड को भी आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई की है तो इसको जो है हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं वो हमें जो है थर्ड स्टेप में देखना होता है। अब जो हमने यहाँ पर रिस्क आइडेंटिफाई की है तो उसको जो है एलिमिनेट या फिर रिड्यूस करने के लिए जो है हमें कंट्रोल मेजर्स लेना होता है। तो उस कंट्रोल मेजर्स को हमें डेवलप करना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा, और वो भी कहाँ पर, तो एक्सेप्टेबल लेवल पर। यानी कि अगर रिस्क का लेवल अगर ज़्यादा है, हाई है, तो उसको जो है आपको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक जो है उसको लाना होगा। और ये जो है इसको जो है आप कैसे कर सकते हो, तो इसको करने के लिए जो है आप इंजीनियरिंग कंट्रोल्स मेथड का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हो। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल यानी कि क्या, जैसे कि एक हाथ मशीनरी है जो रनिंग कंडीशंस में चलती है, और मशीनरी का जो है ओपन जो है भाग होता है, जैसे कि व्हील है और वो जो है उसको गार्ड नहीं है, तो व्हील अगर रनिंग कंडीशंस में अगर रहेगी तो कोई पर्सन्स अगर उसके कांटेक्ट में अगर आता है तो क्या होगा, उसको जो है उसके हैंड को जो है इंजरी हो सकती है। तो ये जो व्हील रहेगा इसको जो है हमें गार्ड करना होगा, है ना, फेंसिंग करनी होगी। तो ये जो हम फेंसिंग करते हैं ये हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल, यानी कि हम यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स मेजर्स जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। या फिर जो है हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी कि जैसे कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि लोगों को जागरूक कर सकते हैं, टीबीटी कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि लोगों को जो है उसके बारे में हम अवेयर कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं उन्होंने पीपी का जो है इस्तेमाल करना ही चाहिए उस काम के वक्त। कुछ मैंडेटरी पीपी होती है और कुछ जो है एडिशनली पीपी भी जो है वो होती है, उसका जो है वहाँ पर जो है इस्तेमाल करना होगा। तो ये जो है कंट्रोल मेजर्स जो है वो ले सकते हैं। तो ये हो गई थर्ड स्टेप। और फोर्थ जो स्टेप है वो है रिव्यू और मॉनिटर की। अब हमने जो है जो भी कंट्रोल मेजर्स लिए हैं
और ये जो हमारा काम चालू है, तो वो जो कंट्रोल मेजर्स हमने लिए हैं तो उसके इफेक्टिवनेस को जो है हमें चेक करना होगा, यानी कि हमें रेगुलरली जो है उसको रिव्यू करना होगा और मॉनिटर करते रहना होगा कि जो भी हमने कंट्रोल मेजर्स लिए हैं वो सही से जो है काम कर रहे हैं क्या। और अगर हम देखते हैं कि कोई चेंजेस अगर हुआ है प्रोसेस में हो या फिर जो है कंडीशंस में हो या फिर हमें नए हजार्ड्स अगर दिखते हैं तो हमें रिस्क असेसमेंट को जो है अपडेट करने की भी जो है ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो है ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इसको अगर आपने समझ लिया मतलब आपको जो है रिस्क असेसमेंट आ गया। अब जो है एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू जो है इसको समझते हैं। तो पहला ये जो एग्जाम्पल है वो है वर्क एट हाइट का एग्जाम्पल है, यानी कि वर्क एट हाइट की एक्टिविटी अगर आपके साइट पर होती है तो उसके लिए जो है आपको रिस्क असेसमेंट जो है वो बनाना है और उसको जो है रिस्क असेसमेंट को जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो वर्क एट हाइट का जो है ये रिस्क असेसमेंट है। तो सबसे पहले जो है रिस्क असेसमेंट में हमने क्या देखा था कि पहला जो पॉइंट था वो हमारा था हजार्ड को आइडेंटिफाई करना। अब हजार्ड को आइडेंटिफाई करना तो वर्क एट हाइट की एक्टिविटी में जो है क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं। तो हमने पहला हजार्ड आइडेंटिफाई किया है कि पर्सन जो है वो ऊंचाई से नीचे गिर सकता है, फॉलिंग हजार्ड है। दूसरा जो हजार्ड है वो है कि ऊंचाई से जो है ऑब्जेक्ट भी जो है वो गिर सकता है, जो नीचे में पर्सन्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं या फिर पेडेस्ट्रियन जो भी नीचे पर्सन्स होते हैं तो उनके ऊपर जो है ऑब्जेक्ट फॉल हो सकता है, वो भी हमने हजार्ड आइडेंटिफाई कर लिया है। थर्ड जो हजार्ड है वो है कि जो प्लेटफॉर्म ऊंचाई पर आप काम कर रहे हो या फिर स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हो उसकी स्ट्रक्चरल अगर इंस्टेबिलिटी है, यानी कि सही से वो स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो भी जो है हमने यहाँ पर हजार्ड आइडेंटिफाई किया है। और फोर्थ जो हजार्ड है वो है एडवर्स वेदर कंडीशंस, यानी कि विंड हो या फिर रेन हो तो ये भी जो है वो आ सकते हैं, इसके कारण भी जो है खतरा हमें जो है देखने को मिलता है। तो एडवर्स वेदर कंडीशंस, तो ये ऐसे हमने क्या किया 4 हजार्ड को जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड जो स्टेप है वो क्या है कि हमें ये जो हम हजार्ड आइडेंटिफाई किए हैं तो हर एक हजार्ड में जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, यानी कि रिस्क को जो है हमें यहाँ पर जो है एसेस करना है हर एक हजार्ड में। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। तो सेकंड स्टेप जानते हैं। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, रिस्क को एसेस करना है। तो पहला जो हमने हजार्ड देखा था वो क्या था, फॉलिंग हजार्ड है ना। पहला हजार्ड जो था कि फॉलिंग हजार्ड, यानी कि ऊंचाई से जो है पर्सन्स भी जो है वो नीचे गिर सकता है। फॉलिंग फ्रॉम हाइट का जो है हजार्ड हमने देखा है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। तो इसके लिए जो है लाइक्लीहुड क्या हो सकता है, यानी कि जो है इसका होने का चांस क्या है, ये हमें देखना है। अब चांस क्या है ऊंचाई से गिरने का, तो ये जो है ये तय होता है कि वर्क एट हाइट की जो है जो एलिवेटेड जो है लेवल्स क्या है, यानी कि जो है आप 5 मीटर हाइट पर काम कर रहे हो, 10 मीटर पर या फिर 15 मीटर पर या फिर 20 मीटर पर, तो जितने ज़्यादा जो लेवल पर अगर आप काम करोगे तो उतना जो है यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर फॉलिंग होने की जो है संभावना जो है यहाँ पर बढ़ जाती है, मतलब यहाँ पर नीचे गिरने की जो संभावना है वो क्या है, हाई है। ठीक है, तो ये हमारा जो है हमने क्या किया यहाँ पर, जो हमारा पहला जो हजार्ड था फॉलिंग फ्रॉम हाइट, उसका जो है हमने यहाँ पर लाइक्लीहुड जो है निकाला है वो है हाई। तो सेम उसी प्रकार जो है हमें इसमें जो है क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो देखना है। तो पर्सन जो है अगर नीचे गिर जाता है ऊंचाई से और उसकी ऊंचाई जो है मानते हैं हम 15 मीटर या फिर 20 मीटर है, तो उसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या होगा, तो सेवर इंजरी हो सकती है, यानी कि कई ज़्यादा जो है इंजरी उसको हो सकती है, यहाँ तक कि फर्टिलिटी भी जो है वो हो सकती है, पर्सन की डेथ भी जो है वो हो सकती है। तो ये जो है हमने क्या किया यहाँ पर लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस हमें यहाँ पर मिल गया है। तो हमने ये है रिस्क हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। रिस्क का फॉर्मूला क्या है, तो लाइक्लीहुड बाय सेवरिटी। लाइक्लीहुड जो है हमने यहाँ पर क्या मिला है हमें, हाई। वो कैसे मिला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और सेवरिटी जो है वो जो है यहाँ पर पर्सन्स की जो है नीचे गिरने की जो संभावना है वो भी जो है यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे कि आपको ये ग्राफ है, ये सेवरिटी है। सेवरिटी यानी कि क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस। और ये लाइक्लीहुड हो गया। अब ये रिस्क मैट्रिक्स है, तो जब भी उसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है, परिणाम होता है, तो वो 3 कैटेगरी में जो है हम उसको डिवाइड करते हैं। पहला जो है कि इसका जो है होने का जो चांस है वो माइनर है, यानी कि अगर कॉन्सिक्वेंसेस अगर पर्सन अगर गिरता है तो काफ़ी कम जो है उसको लग सकता है, माइनर है। दूसरा है मॉडरेट, यानी कि जो है मीडियम्स, यानी कि उसको जो है लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, माइनर से। और थर्ड जो है वो है
मेजर, है ना, यानी कि इसको जो है अभी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है इंजरी हो सकती है। अब इसको मेजर या फिर जो है हम सेवर भी जो है वो कह सकते हैं, यानी कि कई ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलता है। तो अब ये आपको जो है कॉन्सिक्वेंसेस पता चल गए तीनों इसमें, ठीक है, पहला माइनर, दूसरा मॉडरेट, तीसरा मेजर यानी कि सेवर। दूसरे यहाँ पर जो है दूसरे छोर पर है वो है लाइक्लीहुड। इसका लाइक्लीहुड क्या है, तो होने का जो चांस है वो लो है, कम है, या फिर जो है मीडियम है, ठीक है, दूसरे इसमें या फिर जो है हाई है। तो ऐसा जो है इसको हम कैटेगराइज जो है वो करते हैं। ये पहला हो गया लो, ये मीडियम, ये हाई, ये हो गया माइनर, ये हो गया मॉडरेट और ये हो गया मेजर यानी कि सेवर। अब यहाँ पर लो, मीडियम और जो हाई है इसको जो है रेटिंग भी दिया गया है, यानी कि लो को 1, मीडियम को 2 और हाई को जो है यहाँ पर 3। तो वैसे ही जो है सेवरिटी को यहाँ पर रेटिंग दिया गया है, अगर माइनर आता है तो 1, मॉडरेट अगर आता है तो 2 और मेजर यानी कि सेवर अगर आता है तो 3। तो ये जो है ये आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो कि अगर कोई अगर एक्टिविटी है उसका अगर लाइक्लीहुड जो है होने का अगर चांस है हाई है यानी कि 3 आता है, ठीक है, तो और सेवरिटी है वो भी अगर 3 आती है तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करके जो है 9 हो जाता है। तो ये जो है ये रेड में आता है, मतलब इसका जो है रिस्क लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो इसके ऊपर जो है ऑलरेडी मैंने डिटेल में जो है वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा, उसको भी जो है आप चेक कर सकते हो और उसको जो है रिस्क मैट्रिक्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो आप जान सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिटेल में जो है आपको बताई है। तो हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, वो है रिस्क का। तो यहाँ पर लाइक्लीहुड बाय सेवरिटी, ठीक है, सेवरिटी यानी कि उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो लाइक्लीहुड जो है इसका क्या आया था, हाई। सेवरिटी जो है इसकी क्या हो सकती है, अगर पर्सन जो है ऊंचाई से अगर नीचे गिरता है तो फैटेलिटी भी हो सकती है, यानी कि जो है मेजर हो सकती है, ठीक है, यानी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि सेवर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिस्क लेवल है वो यहाँ पर हाई हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि इसका रेटिंग क्या है। रेटिंग की अगर हम बात करें तो इसका जो है लाइक्लीहुड का जो है यहाँ पर रेटिंग आता है 3 और इसका भी जो है सेवरिटी का जो रेटिंग आता है वो है 3/3 = 9, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है इसका 3 और इसका भी जो है 3 आया था और वैसे 9। तो इसका जो है रिस्क लेवल यहाँ पर हो जाता है वो है हाई, ठीक है। तो रिस्क लेवल यहाँ पर जो है हाई हो जाता है। तो ये हो गया पहली एक्टिविटी का। सेम उसी प्रकार जो है दूसरी एक्टिविटी, तो दूसरी एक्टिविटी में जो है ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिर सकता है, तो उसके लिए अगर और वो उसकी जो है होने का जो चांस है वो मीडियम हो सकता है अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस अगर लेते हैं तो, जैसे कि नेट वगैरह अगर लगाते हैं तो। और उसी का जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर फाल अगर हो जाता है तो उसकी वजह से जो है वर्कर को इंजरी हो सकती है, या फिर नीचे में जो भी पेडेस्ट्रियन है या फिर वर्कर है उनको इंजरी हो सकती है, ठीक है। और थर्ड जो है एक्टिविटी थी जो हज़ार्ड था, तो इसका जो है लो लाइक्लीहुड हो सकता है, यानी कि स्ट्रक्चरल जो इंस्टेबिलिटी है वो जो है यहाँ पर हम लो कह सकते हैं, यानी कि इसका जो है होने का जो चांस है वो कम हो सकता है अगर हम जो है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस या फिर इंस्पेक्शंस अगर कंडक्ट करते हैं तो इसके लिए जो है स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी जो है उसकी वजह से जो है अगर स्ट्रक्चरल अगर स्कैफोल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो अगर सही से अगर नहीं रहेगा तो वो कोलैप्स भी हो सकता है, पोटेंशियल इंजरी भी जो है हो सकती है। और इसका जो है लाइक्लीहुड होने का चांस क्या है, यानी कि 4 जो हमने 1000 देखा था एडवर्स वेदर कंडीशंस का, तो इसका जो है लाइक्लीहुड जो है काफ़ी कम है, क्योंकि ये जो है ये डिपेंड होता है लोकेशंस के ऊपर और सीजन के ऊपर, कौन से सीजन में आप कौन सी लोकेशन पर जो है आप काम कर रहे हो। इसके कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो एडवर्स वेदर कंडीशंस जो है उसकी वजह से जो है स्लिप या फिर फॉल होने की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर हर एक जो हज़ार्ड है उसका जो है रिस्क लेवल क्या है वो पता कर सकते हो, यानी कि रिस्क लेवल जो है जैसे कि मैंने आपको बताया रिस्क लेवल जो है वो हाई है क्या या फिर मीडियम है क्या या फिर लो है क्या, वो जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप जाकर चेक कर सकते हो, या फिर जो है आपको इसके थ्रू जो है ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसके थ्रू जो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड जो हमारी स्टेप थी वो थी कंट्रोल मेजर्स। हमने क्या किया है, रिस्क को अभी अब जे कैलकुलेट जो है वो कर लिया है कि रिस्क का जो है लेवल क्या है। अब रिस्क का लेवल अगर हाई है तो हमें क्या करना होगा, इस हाई लेवल को जो है एक एक्सेप्टेबल लेवल में जो है
कन्वर्ट करना होगा, एक्सेप्टेबल लेवल में जो है इसको लाना होगा। तो उसके लिए जो है हमें कुछ कंट्रोल मेजर्स लेने होंगे। तो कंट्रोल मेजर्स हम क्या ले सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट फॉल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हार्नेस हो, गार्डरेल्स हो या फिर सेफ्टी नेट हो। यानी कि वर्क एट हाइट पर अगर कोई पर्सन अगर काम कर रहा है तो वो जो पर्सन है उसने जो है हार्नेस का इस्तेमाल करना ही चाहिए। जहां पर वो काम कर रहा है तो ऊंचाई पर जो है वहाँ पर गार्डरेल होने चाहिए, यानी कि अगर कोई एज पर अगर काम कर रहा है तो वहाँ पर जो है गार्डरेल हो ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। और इनकेस अगर कोई पर्सन अगर नीचे अगर गिरता है तो हर एक लेवल पर जो है हम सेफ्टी नेट भी जो है लगाएंगे, ताकि जो है गिरने के बाद जो है उसको जो है चोट या फिर इंजरी होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो। तो ये जो है हम स्टेप यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा जो है, जो हमने हज़ार देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी टूल्स या फिर मटेरियल है उसको ऊपर ही जो है सिक्योर करेंगे, ताकि जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे ना गिर सके, उसको हम पहले से ही जो है प्रिवेंट कर सके। थर्ड जो हमने देखा था वो था कि प्लेटफॉर्म या फिर जो स्कैफोल्डिंग या फिर जो लैडर है वो जो है स्टेबिलिटी उसकी ना होना, यानी कि वो जो है वो कोलैप्स हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेगुलर इंस्पेक्शन जो है वो करते रहेंगे, उसका मेंटेनेंस जो है वो करते रहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं हम कर सकते हैं कंट्रोल मेजर्स में। फिर उसके बाद जो है जो एडवर्स वेदर कंडीशंस हमने 1000 देखा था, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए कंट्रोल मेजर क्या ले सकते हैं, तो हम वेदर फोरकास्ट को जो है मॉनिटर करते रहेंगे। और अगर हमें पता चलता है कि इस टाइम जो है एडवर्स वेदर कंडीशंस जो है वो हो सकता है, तो हम हमारे काम का जो शेड्यूल है उसको रीशेड्यूल करेंगे, यानी कि जिस दिन बारिश होने वाली है उस दिन हम जो है काम न करके उसको जो है दूसरे दिन को जो है पोस्टपोन कर सकते हैं। और जो वर्कर्स है उनको जो है हम प्रॉपर ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो है उनको प्रोसीजर्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में जो है पता चल सके। फिर उसके बाद का फोर्थ स्टेप है वो है रिव्यू और मॉनिटर का। तो हमें क्या करना है कि जो भी वर्क एरियाज है तो उस वर्क एरियाज में जो भी इक्विपमेंट है और उस वर्क एरियाज को जो है हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है इंस्पेक्ट करना होगा कि उसमें जो है कोई हज़ार्ड तो नहीं है। हमें जो है टूलबॉक्स टॉक को जो है कंडक्ट करना होगा या फिर सेफ्टी मीटिंग्स को जो है कंडक्ट हम कर सकते हैं, ताकि सेफ प्रैक्टिसेस को जो है हम रेनफोर्समेंट जो है ला सके। और कोई अगर एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट अगर होता है तो उसका हमें इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो करना होगा और देखना होगा कि उसके लिए जो है हम वो दोबारा रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम जो है क्या कंट्रोल मेजर जो है वो ले सकेंगे। और अगर हमें कोई अगर चेंजेस अगर दिखते हैं कोई कंडीशंस में या फिर प्रोसीजर में, तो हमारा ये जो रिस्क असेसमेंट हमने बनाया है तो इसको जो है हमें अपडेट करने की जो है ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो है यहाँ पर आपके चारों के चारों जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा कि वर्क एट हाइट का जो है रिस्क असेसमेंट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप जो है किसी भी एक्टिविटी का जो है रिस्क असेसमेंट जो है आसानी से जो है कैलकुलेट कर सकोगे, उसको जो है निकाल सकोगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।